नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और लेकर हाजिर है मैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। आइए आगाज करेंगे हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर की सरकार पर बरसे उमर अब्दुल्ला, आसिफा की मौत और शोपियां तशद्दुद मामले पर सरकार को घेरा, का फास्ट ट्रैक जांच की बात निकली खोखली। उमर अब्दुल्ला के हमले पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी के रियासती सदर सत शर्मा ने कहा, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस बिगाड़ रही है रियासत का माहौल। आजाद एमएलए पवन गुप्ता ने असेंबली में अलहदगी पसंद लीडरों की फंडिंग पर दिया बड़ा बयान। कहा, हिंदुस्तान के लोग भी करते हैं अलहदगी पसंदों को फंडिंग। अलहदगी पसंदों का शोपिया चलो मार्च नाकाम। गिलानी, मलिक और मीरवाइज गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेज और पत्थरबाजों में झड़प। और पुलवामा के बनूरा इलाके में एसओजी और सीआरपीएफ के ज्वाइंट पार्टी पर मिलिटेंट्स का हमला। देर रात हुई इस हमले में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर हुकूमत पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मामले में घेरा है और कहा कि सरकार आम लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रही है। उमर ने असेंबली में अपने खिताब के दौरान कठुआ में मारी गई लड़की का भी मुद्दा उठाया। कठुआ में आसिफा की मौत की खबर ने पूरे रियासत को हिला दिया था। रियासत भर के लोगों को मासूम के बेरहमी से कत्ल किए जाने का अफसोस था और उससे ज्यादा कातिलों को सजा देने को लेकर गुस्सा। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने मामले को एक बार फिर से असेंबली में उठाया। साबिक सीएम ने सरकार से पूछा कि कठुआ में मारी गई बच्ची आसिफा की मेडिकल रिपोर्ट को अभी तक आम क्यों नहीं किया गया। उमर ने कहा, कठुआ मामला हैरान करने वाला था, पर दुख की बात है कि जांच एजेंसी ने अभी तक मेडिकल रिपोर्ट को पेश नहीं किया है। उन्होंने वजीर आला को याद दिलाया कि आपने मामले की जांच फास्ट ट्रैक पर कराए जाने की बात कही थी। कठुआ की मैंने बात की, हैरान हुआ कल सुन के मैं कि अभी तक उस मासूम लड़की का मेडिकल रिपोर्ट तक हासिल नहीं हुआ है। क्राइम सीन के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो दूसरी बात है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट नहीं। असेंबली में उमर ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। सवाल जायज थे, आखिर अब तक मेडिकल रिपोर्ट क्यों पेश नहीं की गई। अगर रिपोर्ट अभी तक नहीं तैयार हो पाई तो सरकारी जांच एजेंसियां जांच किस बिना पर कर रही हैं। आज जबकि आपके दौरे हुकूमत में एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा सामने पेश आया तो कार्रवाई क्यों नहीं। मैंने बहुत कुछ सुना है इस वाकये के बारे में, लेकिन मैं यहां दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि क्या गलत है क्या सही है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के जरिए पता चलेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस इन्वेस्टिगेशन पे लोगों का जो एतबार है वो हट रहा है। लगे हाथ उमर ने शोपिया मामले पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार से मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से कराने की मांग की। क्या महबूबा जी आप वो नहीं हैं जिन्होंने 2009 में शोपिया के वाकये पर इतना बढ़ चढ़ के उसको आगे पेश किया कि उन्हें। तो साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तकरीर पर डिप्टी सीएम ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने यह खिताब रियासत में माहौल बिगाड़ने को लेकर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब एनसी इख्तिदार में थी तब उनका रुख क्या था, इसे साफ करे उमर अब्दुल्ला। हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य ने डिप्टी सीएम से खुसूसी बातचीत की। आज उमर अब्दुल्ला ने गंभीर इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है पीडीपी के आगे कई इश्यूज के ऊपर। उस पर बात करेंगे। सर, जिस तरह का ये इल्जाम लगाया, क्या कहेंगे? हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका जो भाषण था काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पुरानी स्टोरी बताते हुए जो वर्तमान यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि लोगों के वोट से आया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर है चाहे वो पूरे देश में है, जिस तरीके का उन्हें उदाहरण देते हुए उन्होंने जो मैसेज देने की कोशिश की, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात थी। और जिस तरीके से उन्होंने बाकी चीज़ें कहीं वो पूरे तौर पर
जम्मू कश्मीर में सिचुएशन को पोलराइज करना, कम्युनल लाइंस के ऊपर स्टोन पेल्टर्स को ग्लोरीफाई करना, सेपरेटिज्म को बढ़ावा देना, और सारी वो बातें जब वो पावर में थे वो करते थे, और पावर के बाहर आके जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है, ये बड़े अफसोसनाक है। सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं सॉफ्ट जो अपीजमेंट पॉलिसी है टुवर्ड्स सेपरेटिस्ट, और जिस तरह से उन्होंने पत्थरबाजों की मांग उठाई, जो सेकंड टाइम ऑफेंडर है, तो कहीं ना कहीं अपीजमेंट की कोशिश है? देखिए, उमर साहब भी लगभग इसी डिस्पेंसेशन जो है उसमें रहे हैं। अटल जी के वक्त वो मिनिस्टर थे, तब वो उनकी क्या स्थिति थी वो उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई है जो कठुआ में लड़की जो विक्टिम है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उस केस में भी सियासत खेली गई? देखिए, जो उस बच्ची के साथ हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट था। सरकार ने पूरी कार्रवाई की है, जो कल्प्रिट है उसको पकड़ा गया है, बाकी भी कार्रवाई हुई है, लेकिन आप एक दिन में किसी को हैंग नहीं कर सकते। कानून है। स्टोन पेल्टर्स की तरफ तो आपकी एक बात है, दूसरी तरफ जो है कानून है, चाहे कोई भी है, चाहे क्रिमिनल है, जो चाहे वो स्टोन पेल्टर कोई भी है। लेकिन हाँ, अगर रिपोर्ट नहीं आई है तो वो आनी चाहिए। पूरी कार्रवाई जो है, इस कानूनी जो प्रक्रिया है, इसको पूरा जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए, इतना विश्वास बहाली हो सके। लेकिन इसके ऊपर सियासत करना और पोलराइज करना कम्युनल लाइंस के ऊपर, ये सही नहीं है। A to Z कोई भी जो आदमी सही सोच वाला है कभी भी इस प्रकार की बात को जो है ये वाजिब नहीं ठहराएगा। उस बच्चे के साथ बहुत ज्यादती हुई है, और जो है इसके ऊपर पूरा एक्शन होना चाहिए, हो रहा है और जल्दी होना चाहिए। इससे भी हम जो है एग्री करते हैं। तो ये डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, जिनका कहना है कि बहुत सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर जो है जो उमर अब्दुल्ला ने आज सियासत खेली है और कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर के हालात पोलराइज हो सके और ख़राब हो सके, तो सरकार विपक्ष को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। इधर साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की असेंबली में बयान को लेकर जो रियासती हुकूमत है वो भी जो भी इकदाम उठाती है वो मरकजी हुकूमत के कहने पर ही लिए जाते हैं। इस पर वजीर इमरान रजा अंसारी ने कहा कि बेबुनियाद इल्जाम है। साथ ही रजा ने यह भी कहा कि हिजब इख्तिलाफ जमातें फिजूल के मुद्दे असेंबली में उठाकर असेंबली का वक्त जाया कर रही हैं। इस मसले पर हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य ने इमरान रजा अंसारी से खास बात की। आज जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट स्टेप उठाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे उठाया जाता है, सर इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं उमर साहब? उमर साहब ने बोला है, आई डोंट नो इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज ही सेइंग। पहले तो कुछ बोला और बाद में उसी को कंट्राडिक्ट किया। पहले कहा कि कर्फ्यू दिल्ली वाले लगाते, बाद में खुद कहा कि ये डीएम और एसपी लगाता है। सो इन हिज स्पीच यू कुड सी लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो इश्यूज नहीं थे लेकिन they make issues out of non-issues? Yeah, because they have nothing to say. The performance of the government is in front of the people. जब अगर परफॉर्मेंस बेस्ड कोई बात की जाती है, अगर किसी जगह पर जहां इनको लगता है कि हमसे कोताही हुई, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें कॉर्नर किया जाता तो हमें लगता कि कोई बात है। लेकिन ऐसे इश्यूज उठाने जो कि टोटली इरेलेवेंट है और जो कि लोगों को पता है कि क्या असली सही हकीकत क्या है, उनको उठाना इज जस्ट टू किल द टाइम, नथिंग एल्स। और इस वक्त जबकि हालात कश्मीर में नासाज हैं, वहाँ पे जो शोपियाँ में जिस तरह से इंसिडेंट को फिर से उठाया गया है और कहा गया है कि जो सेना के खिलाफ कार्रवाई हुई वो भी दिखावा है, और जो जिस तरह की बातें उन्होंने की, आपको लगता है इस स्थिति को और ख़राब करने की कोशिश? दिस इज एडिंग फ्यूल टू द फायर डेफिनेटली। आपको पता है गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, ये सबको पता है, और उसको दोबारा रेकअप करना इसलिए कि ताकि ये पेनफुल इंसिडेंट्स जो हुए हैं उनको दोबारा जिंदा करना, इससे कश्मीरियों को पेन ही मिलेगा, उससे ज़्यादा क्या मिलेगा। एक काफ़ी सवाल सर, ये कठुआ की जो लड़की जो विक्टिम है उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट की मांग की उन्होंने, तो क्या सरकार नॉन सीरियस है इस पे? क्या मेडिकल रिपोर्ट? नॉट एट ऑल। वी आर कमिटेड एंड विल गो टू द डेप्थ ऑफ इट। ये बात नहीं है। हम तो वी हैव ऑलवेज सेड दैट असमत दरी और इस असमत की पामाली तो हमारी दौरे हुकूमत में नहीं हो सकती।
साबिक वजीर आला ने असेंबली में जम्मू कश्मीर हुकूमत के ऊपर जमकर हमला बोला और पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद को कमजोर अलायंस करार दिया। इस मसले पर बीजेपी रियासती सदर सत शर्मा ने उमर अब्दुल्ला की तकरीर को सियासी तकरीर कहा है और कहा कि हमारा इत्तेहाद रियासत में अमन बहाली और तरक्याती कामों को लेकर है, लेकिन एनसी और कांग्रेस ने हमेशा माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। साथ ही बीजेपी इत्तेहाद पर उन्होंने कहा कि हम रियासती बीजेपी की कैबिनेट में इसको लेकर के तरमीम करेंगे और इस पर मजीद बात की हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने सत शर्मा से। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तनाजुर में जो आज सूरत हाल पेश आई है वो सारी जिम्मेदारी जो है पीडीपी और बीजेपी के इकट्ठा होने से है और बता रहे हैं कि बीजेपी को कैबिनेट में भी कुछ खास हिस्सा नहीं मिला। बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी मौजूद है। शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उमर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि बीजेपी को कुछ नहीं मिला, जो कुछ पीडीपी चाहती है वो करती है, मिनिस्ट्री का कोटा भी पीडीपी के साथ इजाफा है, लेकिन बीजेपी को कुछ नहीं मिला। क्या कहना चाहिए? इस सरकार में शुरू में भी लेकर लगभग 3 वर्ष का अंतराल हुआ है। इस सरकार की स्थापना बनने का कारण यही था कि जम्मू कश्मीर में शांति प्रक्रिया की तरफ अग्रसरता हो और उसके साथ साथ एक डेवलपमेंट का वातावरण बने। ऐसे समय में अगर जम्मू कश्मीर का वातावरण किसी ने खराब करने की कोशिश की है, हम सबको याद होगा कि पिछले वर्ष में जिसमें वानी एक उग्रवादी का मरना और उसके बाद लगातार से वहाँ का वातावरण खराब करने में 2 पार्टियों की भूमिका जो थी मुख्यतः थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाई उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस नदार रही, कांग्रेस आई, लेकिन अगली बार जब होम मिनिस्टर आते हैं तो उसमें कांग्रेस जो है वो नदार रहती है। आज अगर वहाँ का वातावरण बिगड़ा है तो ये कारण वो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पीडीपी गठबंधन सरकार बनने के बाद आज तक के इतिहास में क्या कभी एनआईए रेड्स कश्मीर में हुई है? आज तक के इतिहास में क्या ऑपरेशन ऑल आउट के माध्यम से इतने ज़्यादा मिलिटेंट्स का, उग्रवादियों का मारा जाना हुआ है? जिस तरीके से शांति प्रक्रिया की तरफ अग्रसरता है और हमारा मानना है, और ये ठीक है कि पीडीपी की तरफ से मंत्री बनाए गए हैं, उनके अभी कैबिनेट के मंत्री ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संशोधन नहीं है। जब भी कभी संशोधन होगा इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगभग जो बराबरी होगी। जो उमर साहब की तकरीर थी वो किस ऑडियंस को एड्रेस करना चाहते थे? क्या कहीं बीजेपी को जगाना चाहते थे? क्या आपके साथ जो आपको जो हक मिलना चाहे था वो नहीं मिल पाया? कि ग्रांट्स के ऊपर बहस थी, ग्रांट्स के ऊपर बहस ना करने के बजाय पॉलिटिकल भाषण जो था वो दिया गया, और मेरा मानना है कि ऐसे समय में पॉलिटिकल भाषण देने के लिए हमारे पास गवर्नर एड्रेस होता है, लेकिन आज जब एक स्पेसिफिक ग्रांट्स के ऊपर प्रश्न था, वो ग्रांट्स मारी जाती हैं। अवामी दरबार पे इन्होंने सवाल किया कि काफ़ी पैसा इस पे लगाया गया और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम होती जा रही है। कितना फ़ायदा हुआ ये अवामी दरबार? ऐसा है कि मेरा मानना है कि ये इससे बढ़िया स्टेप, मैंने कहा आज तक के इतिहास में, तो आज तक के इतिहास में भी ये कभी ये नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री लोगों के द्वार पर जाए। विधायकों को लेकर इसमें ऐसा नहीं है कि विधायक नहीं थे, अब उन लोगों के विधायक वहाँ नहीं है तो परेशानी उन लोगों को शायद कम है, इन्हें नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहे हैं, 15 विधायक हैं। कभी 68 विधायक होने के बाद की पार्टी में जब 15 विधायक रह जाते हैं तो आप सीधे तौर पर सोच सकते हैं कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की क्या परेशानी होगी। अब परेशानी तो है, आज परेशानी का इजहार उन्होंने आज इस मीटिंग में किया है, और मेरा मानना है कि आर्मी को उनका हौसला है गिराने की जो कोशिश ये बड़े नेता कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये रहना चाहिए, क्या आर्मी गोली खाने के लिए है क्या आर्मी पत्थर खाने के लिए है क्या आर्मी सजा पाने के लिए है क्या? सीमा पर प्रहरी बनकर रक्षा करके मिलिटेंट ना आए, पाकिस्तान की आर्मी यहाँ घुसकर इन लोगों को ना मार सके, क्या आर्मी इसी सब के लिए है क्या? और बातें सुनने के लिए है क्या? इन लोगों को आर्मी के हौसले के दाद देनी चाहिए, इन लोगों को सुरक्षा बलों के हौसले की दाद देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व रियासती सदर सत शर्मा जी बात कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला की तकरीर के बाद उनका साफ कहना है कि बुरहान वानी की हिलाकत के बाद यह सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन उस हिलाकत में हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने प्रोटेस्ट जो हो रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनका भी था। कैमरामैन अशरफ वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, जम्मू। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में अपने खिताब में जम्मू कश्मीर के हालात का जिक्र किया, जहां हुकूमत ने तकरीर को रियासती हुकूमत के साथ साथ इसे एक सियासी करार दिया। वहीं
कांग्रेस ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने हालातों का जिक्र किया है। उमर अब्दुल्ला के अवामी दरबार पर उठाए गए सवाल पर सीनियर कांग्रेस लीडर नवांग रिंगजिंग जोरा ने कहा कि अवामी दरबार से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठना वाजिब है। इस पर मजीद बात की हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तकरीर के बाद फर्स्ट रिएक्शन जो बीजेपी का आया, उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सियासत कर रही है। अगर ये तकरीर करनी थी तो गवर्नर के खुतबे पे की जा सकती थी। चीफ मिनिस्टर के ग्रांट्स पे उमर अब्दुल्ला ने तनकीद का निशाना बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को कमजोर अलायंस पार्टनर बताया जो कुछ काबीना में हिस्सा था वो पीडीपी के खाते में आया। सीधे चलते हैं साबिक रियासती वजीर और कांग्रेस लीडर नवांग रिगजिन जोरा के पास। जोरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से बात करने के लिए। उमर साहब की तकरीर के तनाजुर में कि बोर्ड मीटिंगें जो होती है उसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की जो क्रेडिबिलिटी है वो दाव पे लगी है। चीफ मिनिस्टर के दरबार से हजारों लोगों ने इसमें शिरकत की। 11:30 साढ़े 12 बजे तक दरबार चले। कितना सही ठहराते हैं उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट को? बोर्ड का एक अपना सैंक्टिटी है, उसी तरह एमएलए के इंस्टीट्यूशन का भी अपना सैंक्टिटी है। एमएलए चुन के आते हैं, एमएलए कोई ऐसे नहीं है हजारों लाखों वोट लेके तब आते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो शेख साहब ने दिया, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था गवर्नमेंट को लोगों के डोर स्टेप पे ले जाना। उसके जरिए आज तक होता रहता है। अभी सीएम साहब ने एक नया सिलसिला शुरू किया कि 10-15 लोगों को वहाँ बुला लिया और अपने अपने वर्कर को उसमें पैसा देना शुरू किया। इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन सबको है, न सिर्फ उमर साहब को है, हमको भी है। आपका बाकायदा का इंस्टीट्यूशन है बोर्ड के जरिए, उस इंस्टीट्यूशन को आप वीक मत करिएगा। जो भी आपने एडिशनलिटी देना है, जो भी फंडिंग करना है, थ्रू इंस्टीट्यूशनल मीन्स होना चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं था। और उमर साहब ने एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाया। जोरा साहब क्या आप मानते हैं कि चीफ मिनिस्टर का लोगों की दहलीज पर जाने का फैसला गलत था, जो हजारों लोग उसमें शरीक हुए, जो 12:30 बजे तक अवामी दरबार चले? चीफ मिनिस्टर का आउटरीच प्रोग्राम के खिलाफ नहीं है हम लोग। उनको करने की जरूरत था। जिस तरह आपके 2016 में स्टोन पेल्टिंग हुआ, बुरहान वानी मारा गया, जिस तरह का आपका एलिनेशन कश्मीर में आया, उसको देखता हुआ उसको तो बहुत पहले करना चाहिए था। लेट किया उन्होंने, जाना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था। लेकिन जो आपका पैसा देना है वो थ्रू इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और इंस्टीट्यूशन ये है वो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के जरिए होना चाहिए। जोरा साहब एसपीओ की बात उठी कि कहा कि वो तकर्रुरी उनकी है, अच्छी बात है, जिन हालात में इनकी तैनाती हमें अमल में लानी चाहिए थी, लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हुआ। आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी क्या ऐसा हुआ? ना ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ, ना इक्विटेबल तरीके से हुआ। आपको सांबा को 50 मिला है, आप कुपवारा को 1800 दे रहे हैं, आप आनंदनाग को 2000 दे रहे हैं, आप उधर क्या कहते हैं जम्मू में कोई 50 या 100 दिया, मेरे लिए को कोई 70 दिया। कोई इक्विटेबिलिटी भी तो होना चाहिए ना। आपका जो भी चाहे रिक्रूटमेंट में हो, अनलेस इट इज़ डन थ्रू योर पब्लिक सर्विस कमीशन, अनलेस इट इज़ डन थ्रू योर SSRB, जहाँ आपका मेरिट है। SPU जैसे में मेरिट ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मेरिट करता भी हो तो हर डिस्ट्रिक्ट को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बाद में एक ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट करना। एक आखिरी सवाल होगा कि उमर साहब ने एतराफ़ किया कि उनके दौर में गलतियां हुई, लेकिन उन गलतियों को दोहराने की जरूरत न पड़े, सरकार उनकी खामियों को दूर करने की कोशिश करे। आप मानते हैं कि अलायंस में काफ़ी ज़्यादा खामियां थी? वो तो है। अलायंस इज एन एनार्की, अलायंस इज ए क्योस। आप खुद देख रहे हैं, रोज महबूबा जी बोलती है हमने FIR डाला, उधर इनका MLA बाहर निकाल के कहता है FIR वापस लो। उधर से सुब्रमण्यम स्वामी वहाँ जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कहता है अलग हो जाओ। तो ये तो है ना, ये एनार्किक है, ये क्योस है। बहुत बहुत शुक्रिया। नवांग रिगजिन जोरा सीनियर कांग्रेस लीडर के मुताबिक उमर अब्दुल्ला की तकरीर बहुत सही वक्त पे थी। अवामी दरबार बहुत पहले बुलाने चाहिए थे, लेकिन अवामी दरबार में जो मखसूस अफराद के हाथ में फंड्स दिए जाते हैं वो गलती है। उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि अलायंस में उतार चढ़ाव और काफ़ी चैलेंजेस होते हैं जो आज बीजेपी और पीडीपी में हैं, दरअसल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी देखे जा सकते थे। अशरफ के साथ से तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। और उमर अब्दुल्ला के बयान की हिमायत करते हुए एनसी लीडर शौकत गनी ने कहा कि पीडीपी बीजेपी हुकूमत अवाम के साथ इंसाफ करने में नाकाम हुई है और उमर अब्दुल्ला ने मौजूदा हुकूमत को हालात से रूबरू कराया है। एनसी लीडर से मजीद गुफ्तगू की हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने कि उमर साहब ने जो बातें की वो ज़मीनी सतह पर कितनी दुरुस्त है। हमारे साथ मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शौकत अहमद गनाई साहब मौजूद हैं। गनाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, पहले बताना चाहूँगा कि उमर साहब कहते हैं कि अवामी दरबार और सियासी मामलात इनको अलग अलग रखा जाए, अवामी दरबार में सियासत न की जाए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट
के लिए बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी कमिश्नर होता है उनको पैसा तफवीज़ किया जाए? देखिए, ये तो सही बात है कि जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे रखा जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज़ होते हैं तो उनको वो एड्रेस करने के लिए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है। और सरकार जो होती है, सरकार ओवरऑल तो यही होती है कि जो सरकार पॉलिटिकल सरकार होती है तो ऑफिसर भी लाजमी तौर उसी के है। तो उमर साहब का ये मतलब है कि आप पर्टिकुलर जो अपनी वर्कर्स को एडजस्ट करते हैं। अगर आपको आवाम को चुनना है, तो अगर आपको आवाम के मुश्किलात को देखना है तो आप आवाम के लिए काम करिए और आवाम को देख लीजिए। आप पिक एंड चूज़ की पॉलिसी को तरक कीजिए। शौकत साहब, उमर साहब ने जो भी तकरीर में कहा, जो हमें ग्राउंड में दिखा, कि उन्होंने कहा कि जो गलतियां हमसे हुई है उन्हें गलतियों का एतराफ़ किया। जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में चाहे वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, क्रैकडाउन हो, आपसपा हो, बाकी बातें हों, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि सेंटर का जो इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट है यहाँ के फैसले सादर करने में, उसको कम किया जाए। दिल्ली से हुक्मनामे चलते थे, आज भी चलते हैं, तो क्या माने कि जम्मू कश्मीर की जो असम्बली है वो बेबसी की हालत में? देखिए, लास्ट ईयर भी मैंने इसी पर बात की थी कि मैंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर की रियासत है ये एक अलग रियासत है और इसका जो स्पेशल स्टेटस है उस स्टेटस के मुताबिक यहाँ के लोगों को और यहाँ की लीडरशिप को काम करना है और यहाँ पे सेंटर की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और हमने देखा है कि जब भी हालात ख़राब होते हैं तो जिसको ग्राउंड सिचुएशन का कोई पता नहीं होता तो दिल्ली से वहाँ पर डायरेक्शन आती है कि नहीं आपको। और जैसे मैंने इससे पहले भी एक तकरीर में कहा था कि ये जो पार वाले हमारे जो दूसरा साइड है जिसको हम ऑक्यूपाइड के मुजफ्फराबाद, वो कहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में कठपुतली सरकार है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जब इस तरह के फैसले होते हैं, जब इस तरह की मुदाखलत होती है तो वो ये बात साबित होती है कि वो सही कहते हैं कि यहाँ पे कठपुतली सरकार है और जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर है वो कमज़ोर पड़ जाता है और जो अवाम जो जमहूरियत पर जो लोगों को भरोसा होता है उनका भरोसा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। उमर अब्दुल्ला की स्पीच के जवाब में PDP का रद्द-ए-अमल आया, कहा कि यह सारा किया कराया नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। PDP कहते हैं कि सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलतियां हैं और हम गलतियों का खमियाजा उठा रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल हर किसी के पास है। आप लोग इतने अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं और सबों को पता है। हाल ही में जो लास्ट ईयर सेशन हुआ था उसमें डॉक्टर करण सिंह ने खुद कहा कि जब एक्सेशन हुआ था, जब ये यहाँ पे ये एक्सेशन हुआ था तो वो मेरे सामने हुआ था, मेरे वालिद साहब ने किया था। ये डॉक्टर करण सिंह ने खुद कहा है। तो इसलिए एक्सेशन का और सरकार की PDP के बाद अब इनके पास कोई इशू नहीं है। जो महबूबा जी बातें करती थी इंसानियत और जमहूरियत की बातें करती थी, जो कश्मीरी नौजवानों का सेंटिमेंट था उसको वो इस्तेमाल करती थी। अब वो महबूबा जी जब वो कुर्सी पर बैठी तो उसको वो बातें वो सारी भूल गई है और जो उन्होंने वादे किए थे लोगों की से तो वो वादे भी भूल गई है। अब वो महबूबा जी नहीं है, अब वो वही भाषा यहाँ पे इख्तियार करती है, वही बोलती है जो सेंटर के जो मोदी जी और राजनाथ सिंह बोलते हैं वहाँ पे, तो महबूबा जी यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कराने में लगी हुई है। और जो वहाँ पे RSS का एजेंडा है वो यहाँ पे कश्मीरियों के अंदर वो इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई है। तो इसमें कोई शक नहीं है, अब उनके पास कुछ नहीं है। तो अब सिर्फ उनके पास एक ही रास्ता बचा है एलिगेशन का। तो खुद तो वो कर नहीं पा रही है कुछ, और खुद वो इतनी, मुझे लगता है कि इससे पहले कभी इतनी कमज़ोर चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है जितनी कमज़ोर आज चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी साबित हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत अहमद गनाई, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल, नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक है और इन्होंने कहा कि हालात अब ऐसे पहुंचे हैं कि RSS के एजेंडे पे जम्मू कश्मीर में सरकारें चलाई जाती है। और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अब की बार जिस महबूबा मुफ्ती का जो दावा ग्राउंड पे था वो ज़मीनी सतह पर अमलाया नहीं गया। इशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, ज़ी मीडिया, जम्मू। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। अलहदगी पसंद लीडरों के शोपियां चलो मुहिम को एडमिनिस्ट्रेशन ने नाकाम कर दिया है और इस दौरान जबरन शोपियां जाने की तैयारी कर रहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस G के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस M के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया। JKLF चीफ यासीन मलिक 2 दिन पहले अंडरग्राउंड होने के बाद शोपियान पहुंचने में कामयाब रहे। हालांकि जुमे की नमाज के बाद पुलिस ने यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच मलिक की गिरफ्तारी के बाद लोग रोड पर उतर आए और एहतजाज करने लगे। एहतजाजियों को खदेड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बाद में एहतजाजियों ने उन पर पथराव किया, जिसके बाद झड़पें हुई। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। नॉर्थ कश्मीर के जिला बांदा में मिलिटेंट्स के तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है।
चंदरगारी गांव में पेट्रोलिंग टीम को गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी थी। इसके चलते सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस को इलाके में मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर मिली थी। तो आपको बता दें कि बांदा में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये इलाका नॉर्थ कश्मीर में आता है और ये जिला बांदा। यहां पर मिलिटेंट्स के होने की खबर मिलने के बाद चंदरगारी गांव में पेट्रोलिंग टीम को गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई दी थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस को इलाके में मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर मिली थी। इधर सांबा जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर की खावड़ा पोस्ट पर सीआरपीएफ के जवानों ने मिलिटेंट्स की दरअंदाजी को नाकाम कर दिया। दरअंदाजों की मदद के लिए बॉर्डर पार से कवर फायरिंग भी की गई थी, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने भी गोलियां दागी, जिसके चलते मिलिटेंट्स घुसपैठ करने में नाकाम रहे। 20 मिनट तक चली इस गोलीबारी में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो दरअंदाजों से बचने के लिए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग 20 मिनट तक चली इस गोलीबारी में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। सांबा में तकरीबन अब फिगर तो अब रात के समय इतना अंदाजा नहीं लग पाया, लेकिन बड़ा ग्रुप था जो कि इन्फिल्ट्रेशन के लिए आया था और हमारे जो बहादुर जवान हैं ड्यूटी के ऊपर, उन्होंने काफी मुस्तैदी से जो है फायर भी किया और इस अटेम्प्ट को जो है फाइल किया। ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए मिलिटेंट्स वादी में दहशत फैलाने के लिए लगातार नापाक हरकत कर रहे हैं। इस बार उन्होंने पुलवामा के बनूरा इलाके में एसओजी और सीआरपीएफ की ज्वाइंट पार्टी पर हमला बोला। देर रात हुए इस हमले में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पुलवामा के एसएसपी मोहम्मद असलम चौधरी ने हमले की तस्दीक कर दी है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि मिलिटेंसी के खात्मे के लिए मुहिम लगातार जारी है। सरकार की मुश्किलें सिर्फ उमर अब्दुल्ला ने ही नहीं बल्कि उधमपुर के एमएलए पवन गुप्ता ने भी बढ़ाई। उन्होंने असेंबली में अलहदगी पसंद लीडरों की फंडिंग का मामला उठाया। उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंतहा पसंद लीडरों को पाकिस्तान से नहीं बल्कि अपने मुल्क से भी फंडिंग की जाती है। पिछले 10 सालों में सरकार ने अलगाववादी नेताओं के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हैं, इसका खुलासा हुआ है उधमपुर के इंडिपेंडेंट एमएलए पवन गुप्ता ने जो सवाल पूछा उसके जवाब में। सर, क्या आपका सवाल था और क्या रिप्लाई किया है? मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, ये ग्रांट्स के दौरान एक कट मोशन मैंने दिया था कि मेरे को डिटेल्स दी जाएं कि कितना पैसा आपने अलगाववादी नेताओं पर खर्च किया है। उसी के फलस्वरूप जो उन्होंने गवर्नमेंट ने बताया, अभी उसमें मेरे को लगता है पूरे नेता कवर नहीं किए, पर ये चीज़ उजागर हुई है कि करोड़ों रुपया जो है इनके ऊपर खर्च हुआ है। और हम ये मानते थे कि आज की जो सरकार दिल्ली में है, जहाँ जो जम्मू कश्मीर में है, जब ये सरकार आएगी और ये अलगाववादी नेता जो अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं और जो पाक परस्त फोर्सों का साथ देते हैं, तो उनको ऊपर में ये अंकुश लगाएंगे। उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और अदर अमेनिटीज़ और ट्रैवलिंग वगैरह के लिए ये खर्चा नहीं करेंगे। ये इनको उसके लिए ये काम नहीं करेंगे। लगभग कितना पैसा खर्च किया है आंकड़ों के हिसाब? अभी मैंने उसका टोटल नहीं किया, वो आपको बता दो करोड़ों के अंदर में उसका खर्चा हुआ है। क्योंकि वो कट मोशन मैंने सारे पढ़ रहा था, मैंने उसका टोटल नहीं किया। मैं ये बता सकता हूँ कि जो खर्चा करोड़ों में है। अभी ये फिगर्स गवर्नमेंट की है, मैं इस पर पूरा बिलीव नहीं करता कौन सी फिगर को उन्होंने छुपाया है। ये तो लमसम अमाउंट टाइप उन्होंने दिया कि इतना ज़्यादा खर्च किया है। अब इसके अंदर में गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी की जो गार्ड्स लगे हैं, उनकी तनख्वाह को बीच में डाला या नहीं डाला, अब ये डिटेल्स उन्होंने पूरी दी नहीं है। पर ये एक बात को उजागर कर रहा है कि गवर्नमेंट की जो फंडिंग जो है अलगाववादियों के लिए बदस्तूर जारी है, जो पहले थी वो अब भी जारी है। और ये बीजेपी की दोहरेपन को उजागर करती है, क्योंकि बीजेपी वाले हर समय इस चीज़ का विरोध करते थे कि इन अलगाववादियों की फंडिंग को बंद किया जाए। और एनआई ने जो अभी इन्वेस्टिगेशन की, उसके अंदर में ये खाली फंडिंग हिंदुस्तान से नहीं ले रहे हैं, ये तो पाकिस्तान से भी ले रहे हैं और बहुत सारी जगह से इनकी फंडिंग आ रही है फॉरेन सोर्सेज से। और तभी ये कश्मीर के अंदर में आग झुलस रही है। तो आज समय आ गया कि इस फंडिंग को बंद किया जाए, ये मेरा कहना है।
तो ये थे पवन गुप्ता, जिनका ये कहना है कि अभी भी जो अलगाववादी नेता हैं उनको मदद दी जा रही है, करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च किए गए हैं, जो अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े जो इन्होंने कहा करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं इनका ये भी कहना है बीजेपी की दोगली नीति का भी पर्दाफाश यहाँ पे होता है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। कुपवाड़ा के रुकने असेंबली बशीर अहमद डार ने ग्रांट के दौरान असेंबली में फोटो सहाफी कमान यूसुफ का मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि कमान यूसुफ इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में है। उन्होंने असेंबली में कहा कि कमान यूसुफ को रिहा करना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी सुकून से जी सके, क्योंकि हुकूमत ने पहले ही पत्थरबाजों को आजाद करने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो नौजवान है और वो अपने नए करियर को दोबारा शुरू कर सकता है। काश अगर हमारी महतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा एक फोटो जर्नलिस्ट जो कामरान जिनका नाम है, हालांकि उसके बारे में यहाँ कोई केस नहीं है, उसमें भी मुदाखलत करके उसको भी एक बार ये मौका फराहम किया जाता कि वो भी अपनी जिंदगी ठीक तरह से जिए। और इसमें मेरी गुजारिश है कि उसमें भी अगर मुदाखलत हो जाए, हालांकि वो केस यहाँ का नहीं है, वो एनआईए का केस है। और अगर हम अब बात करें असेंबली में एनसी एमएलए मियां अल्ताफ की, तो उन्होंने गुर्जर और बकरवाल के मुआवजे का मसला उठाया। हाल ही में पाकिस्तानी फायरिंग और गोलाबारी में आरएसपुरा सेक्टर में उनके मकानों को नुकसान पहुंचा है। एनसी एमएलए ने हुकूमत का परखातों से मुतासिर को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो लोग अच्छी जिंदगी बसर करें, इसलिए उन्हें सहूलतें मुहैया कराएं। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य ने एनसी एमएलए से खुसूसी बात की। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए मियां अल्ताफ ने बहुत ही अहम इशू उठाया, जो इशू जो संबंध है उसका, जो खासकर गुज्जर और बकरवाल जिनका नुकसान हुआ पिछले दिनों में आरएसपुरा सेक्टर में, उनको मुआवजे की बात को लेकर इन्होंने बात उठाई। सर, मुआवजे की बात उठाई क्या? देखिए, जो जोड़ा फार्म है आरएसपुरा के पास, वहाँ 200-250 फैमिलीज हमारी जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं वो रहते हैं। दोदी गुज्जर, उनका काम जो है वो भैंस पालना है और जम्मू शहर को दूध की सप्लाई करना है। ये बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं। वहाँ अक्सर बॉर्डर पे नुकसान होता है, जब भी फायरिंग होती है उनका नुकसान होता है। अब उनको शिफ्ट करें तो कोई जगह उनके लिए है नहीं है, और ख़ास तौर पे उनके बहुत बड़ा लाइव स्टॉक जो है, भैंसें हैं, गाय हैं, जिनसे वो अपना गुजारा भी करते हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं और जम्मू शहर को दूध भी देते हैं। तो उनका कहना ये है कि अगर हमें कहीं करेंगे भी तो हमारे माल का क्या बंदोबस्त होगा। लेकिन सरकार का ये कहना है कि 30,000 रुपये जिसके मवेशी मारे गए हैं उसको 30,000 रुपये दिए जाएंगे, तो ये क्या काफ़ी है? नहीं, देखें, एक तो आप जानते हैं कि अच्छी नस्ल की भैंस या गाय हो वो 30,000 में नहीं मिलती। दूसरे, हम उसका अल्टरनेटिव चाहते थे। हमने भी उन लोगों को पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि आप यहाँ रहें और आपका माल मवेशी भी, वो सिर्फ बंकर्स मांगते हैं कि अगर हमें बंकर्स गवर्नमेंट बना के दे देगी तो फिर हम यहाँ रह सकते हैं। तो वहाँ कुछ 1-2 बंकर बने भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके माल के लिए या जिस हिसाब से आबादी वहाँ पे है, वहाँ बंकर्स की ज़रूरत है, तब वो अपने साथ रख के अपने माल मवेशी को लेके रह सकते हैं, वरना नहीं रह सकते। लेकिन सरकार का कहना है कि जो बंकर का काम है वो लगभग चल रहा है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो आपको लगता है कि तब तक जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से शेलिंग और फायरिंग कभी भी शुरू होती है, तो ऐसे में उनकी जान को खतरा है वहाँ पे? देखिए ना, पिछले 4 साल से बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है। हुकूमत का बार बार ये कहना कि हम इनके लिए कर रहे हैं, प्रैक्टिकली अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो कोई बंकर्स के हवाले से बड़ा काम नहीं हुआ है, नहीं हुआ है बड़ा काम। मैं सरकार की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। शुक्रिया सर। तो ये थे मियां अल्ताफ, जिनका कहना है कि ज़मीनी स्तर पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से दावे बहुत बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक जो गुज्जरों के जो कुल्ले जले थे उनको कंपनसेशन भी नहीं मिला है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। उधर पुंछ में तहसील मेंढर के सलवा इलाके में एक टाटा सूमो सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कि सवार 8 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए। 5 साल के एक बच्चे की भी मौत हो गई। जख्मियों को मेंढर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इनमें से 2 की हालत नाजुक होने के चलते उन्हें जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
राजौरी के बुद्धल इलाके में मिनी बस पलटने से भी 2 लोगों की मौत हो गई और हादसे में करीब 14 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से कई जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला इंतजामिया के अफसरान और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया गया। बुद्धल सड़क हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों को सरकार ने 1-1 लाख का मुआवजा जारी किया है। वहीं जख्मियों को 20-20 हजार की रकम भी देने का ऐलान किया गया है। रियासत में झीलों और वेटलैंड की खस्ता हालत पर असेंबली में बीजेपी लीडर चरणजीत सिंह खालसा ने इसे उठाया। इस मुद्दे को उनका कहना है कि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के चलते रियासत में झीलें सूख रही हैं और झीलों में बढ़ती गंदगी पर उन्होंने फिक्र जाहिर की। इस मसले पर बीजेपी लीडर चरणजीत सिंह से खास बात के हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने में सियासी सवालात भी उठे, लेकिन वेटलैंड को लेकर एमएलसी चरणजीत सिंह खालसा का सवाल जो था वो 8वें नंबर पे लगा था और उन्होंने एतराज़ किया कि इतना अहम जो इशू है ये सब का है, जम्मू कश्मीर का है, ग्लोबल वार्मिंग का आप रोज रोना रोते हैं। सीधे चलते आपके पास जो वेटलैंड का जो कंसर्न था, कितना आप सहमत हुए कि जो गवर्नमेंट ने कंसर्न दिखाया? देखिए, वेटलैंड जो है, आज इंटरनेशनल वेटलैंड डे है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो आज मेरा क्वेश्चन 2 फरवरी को लगा, लेकिन बदकिस्मती 8 मिनट में लगा, उठा नहीं। फिर मैंने चेयरमैन से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी बोलो आप। बोलने के बाद कहा जी हम इसमें क्या, इसको पूरे होश के साथ कंसर्न करो कि ताकि ये डिस्कशन हो, ओपन डिस्कशन हो। भाई इसमें किसी पर दोष देने की बजाय, तो देखिए श्रीनगर में डल झील है, वुलर लेक है, जो नेचुरल वाटर लेक है, नेचुरल वाटर आता है वहाँ पर। फिर जम्मू में है मानसबल है, मानसर है, सुरसर है, वेटलैंड है, घराना जिसको कहते हैं, तो सनासर लेक है। ये जितनी भी लेकें हैं ये इंक्रोचमेंट हो रही हैं, सारी कई सालों से इंक्रोचमेंट हो रही हैं, पोल्यूशन फैल रही है, लोग गंदगी फैला रहे हैं। इसमें इस पर कोई सबको बैठ के सोसाइटी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है सारी दुनिया इस पर शोर कर रही है। क्योंकि आने वाले समय देखिए, आप देख लीजिए इतने दिनों में बरसात नहीं हो रही, जमीन खुश्क है। ये सब हमारे लिए एक दुनिया के लिए एक अहम क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह है, भाई हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। देखिए अब जो घराना में पानी जाता है, जितना इंडस्ट्री का गंदा पानी जाता है, जितने वो पॉलीथीन जाते हैं, तो गंदगी जो जाती है जारा लेक में जाती है, वहाँ पक्षी मर जाते हैं। क्या कंसर्न दिखाया गवर्नमेंट ने, क्या होने जा रहे हैं, कुछ कदम उठा रहे हैं? करेंगे डिस्कशन, करिए ठीक है, आपके बाद में डिस्कशन करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बनिहाल में तीथर पंचायत के तकिया गांव में एक घर में देर रात आग लगने का मामला सामने आया। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा घर जलकर खाक हो गया। खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेडर्स ने मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उधर हंदवाड़ा के मावर इलाके के मावर नाला में जहरीला केमिकल डाले जाने के चलते 14,000 से ज्यादा मछलियों की मौत हो गई। मारी गई मछलियों की कीमत तकरीबन 14 लाख रुपए बताई जा रही है। खबर लगते ही पुलिस के आला अफसरान, जिला अफसरान, इंतजामिया के लोग मौके पर पहुंचे और एमएलए लंगेट इंजीनियर रशीद मौके पर पहुंचे। फिशरीज डिपार्टमेंट की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि 1 और 2 फरवरी की रात को मावर नाला में जहरीला केमिकल डाला गया था, जो मछलियों के लिए जानलेवा साबित हुआ। पुलिस और जिला इंतजामिया ने इलाके के लोगों को मावर नाले की सफाई होने तक पानी इस्तेमाल न करने की हिदायत दी है। और पटन के गोशीबग इलाके के लोगों ने आरएनबी और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। मकामी लोग इलाके में बिजली की सप्लाई सही से न किए जाने से परेशान हैं। बिजली न आने से चलते उन्हें अंधेरे में रहने पर मजबूर होना पड़ा। तलबा एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। मकामी लोगों का गुस्सा आरएनबी डिपार्टमेंट के खिलाफ भी फूटा। उनका कहना है कि आरएनबी महकमा वैली में सभी सड़कों के ब्लैक टॉपिंग होने की हामी भरता है, लेकिन गोशीबग इलाके में आज भी रोड की हालत बदतर है। एहतजाज करने वाले लोगों ने आला हुक्मरान से उनकी परेशानी हल करने की अपील की। उधमपुर के क्रीची गांव में अगर हम बात करते हैं, 1 महीने से पानी की सप्लाई बंद है, जिसके चलते
मकामी लोगों ने सड़क जाम करके एहतजाज किया और जिला इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारे लगाए। मकामी लोगों का कहना है कि उनके यहाँ मस्जिद में तो 3 साल से पानी नहीं आ रहा है। मकामी लोग कई बार मुतालिक महकमे से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हल नहीं निकला है। एहतजाज की खबर लगते ही पुलिस और जिला इंतजामिया के आला अफसरान मौके पर पहुंचे और कुछ ही दिनों में पानी की परेशानी हल करने का यकीन दिलाया। इधर जम्मू में ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर पहाड़ी ट्राइब ज्वाइंट फोरम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें कि सरकार से पंचायती इंतखाबी अमल और उसमें दिए जाने वाले रिजर्वेशन के फैसले पर फिर से गौर करने की मांग की गई। फोरम के मेंबर एडवोकेट गुरुदेव सिंह ठाकुर ने कहा कि पंचायत इंतखाब की तैयारी की जा रही है। डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट ने पंच सरपंच के हलकों को रिजर्व करने का नोटिस जारी किया, जिसमें इंतखाबात सिर्फ एक ही कम्युनिटी को इसमें फायदा होगा। ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर पहाड़ी ट्राइब ज्वाइंट फोरम ने वजीर आला के साथ ऑल पार्टी मीटिंग में इस मसले पर गौर करने की अपील की, ताकि हर तबके के लोगों को इलेक्शन लड़ने का मौका मिल सके। और खेलों और इंडिया लेट्स प्ले के तहत 29 जनवरी से कुजेर ग्राउंड में इनेकाद इसका खास तौर से फुटबॉल टूर्नामेंट का किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में बारामूला जिले के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की 21 टीमों के 399 प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। फुटबॉल मैच का लुत्फ उठाने के लिए कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की है। और जम्मू कश्मीर के कारगिल में इंडियन आर्मी और हिमालय स्पोर्ट्स एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से आइस हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट को हिमालय हॉक्स टीम ने जीत लिया है और इस मौके पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर टीम के मोहम्मद अमीन ने कहा कि कारगिल एक सयाही मकाम है, जो जिला टनल्स के खुल जाने से यहाँ कसीर तादाद में सयाह कुदरती नज़ारा देखने के लिए बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए आ सकते हैं। आइस हॉकी पर उन्होंने कहा कि आइस हॉकी वेस्टर्न मुल्कों के अलावा जम्मू कश्मीर में भी काफी मशहूर है, फेमस है। तो कारगिल में आइस हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया और सयाहों को राग़िब करने के लिए खास तौर से इस टूर्नामेंट को रखा गया था। और आइए चलते चलते अब नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट की मौत के मामले में 3 तलबा गिरफ्तार, पंच मार मार कर उतारा था मौत के घाट। स्कूल के बाथरूम से मिली थी तलबा की लाश, पुलिस ने सीसीटीवी को अपने कब्जे में लिया। दिल्ली में सीलिंग के खिलाफ कारोबारियों की हड़ताल, हाथों में कटोरा लेकर एहतजाज किया। दिल्ली के कारोबारियों की मांग बंद होनी चाहिए, सीलिंग मरकज से ऑर्डिनेंस लाने की भी अपील। यूपी के सीएम योगी ने किया सूरजकुंड मेले का इफ्तिताह, हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल भी रहे मौजूद। एक दूसरे की रियासतों में बसें चलाने को लेकर यूपी हरियाणा के बीच समझौता, हरियाणा के सभी शहरों में जाएंगी यूपी की बसें। कोलकाता में बांग्लादेश के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, 50 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद, पहले भी बोधगया में धमाके की कोशिश कर चुके हैं। कासगंज तशद्दुद को लेकर राज्यसभा में हंगामा, समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियों ने एक तरफा कार्रवाई का इल्जाम लगाया। चंदन गुप्ता के अहले खाना ने धमकी मिलने की बात कही। चंदन के वालिद ने कहा कि बाइक पर आए कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी। चंदन के वालिद ने सीएम योगी से सिक्योरिटी की मांग की, अपनी हिफाजत के लिए हथियार का लाइसेंस देने की भी मांग की है। कासगंज तशद्दुद के अहम मुल्जिम सलीम ने गुनाह कबूला, जराये के मुताबिक सलीम ने गोली चलाने की बात मानी। वसीम और नसीम दोनों अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अब तक 125 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। डीडीए की बैठक में सीलिंग पर 3 प्रपोजल पास किए गए। फ्लोर एरिया रेशियो को बेसमेंट के साथ बढ़ाकर 350 किया गया। डीडीए का प्रपोजल 12 मीटर की रोड पर गोदामों को रेगुलाइज किया जाएगा। 3 दिन तक लोगों से चर्चा के बाद फिर होगी डीडीए की मीटिंग। यूपी के 36 और शमशान घाट को फिर से डेवलप किया जाएगा। जी मीडिया से बातचीत में यूपी के पंचायती राज मिनिस्टर ने दी जानकारी।
यूपी के डीजी होमगार्ड सूर्य कुमार शुक्ल ने दिया राम मंदिर बनाने का अहद। एक प्रोग्राम के दौरान हलफ भी लिया। रामलला के दीदार के बाद शिया वक्फ बोर्ड के सदर वसीम रिजवी का बयान, कहा अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना अफसोस की बात। जबलपुर में भारत और वियतनाम का मुश्तरका जंगी मशक प्रोग्राम अख्ताम पजीर। 6 दिनों तक चले प्रैक्टिस में दोनों देशों के 15 फौजी अहदेदार हुए थे शामिल। एमपी के डिंडोरी में पुलिस कांस्टेबल के 4 ओहदों के लिए उम्मीदवारों की भीड़। 8वीं पास काबिलियत वाले ओहदे के लिए इंजीनियरिंग छात्रों से भी लिया गया आवेदन। पत्थरबाजों से मिले हुए हैं अलायदगी पसंद हुर्रियत लीडर जॉर्ज। जांच एजेंसी एनआईए का इंकशाफ, दोनों के मकसद एक ही है। उमर अब्दुल्ला ने शोपियान मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की। कहा रियासती सरकार के एफआईआर पर भरोसा नहीं। रियासत के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने उमर अब्दुल्ला के बयान को अफसोसनाक बताया। कहा आर्मी पर तो बोल देते हैं लेकिन पत्थरबाजों के खिलाफ कुछ नहीं कहा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर एयरपोर्ट फोर्स स्टेशन से एक तेंदुए को पकड़ा गया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कई दिनों से तेंदुए की तलाश कर रहा था। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में कल भारत और ऑस्ट्रेलिया की खिताबी टक्कर। भारतीय वक्त के मुताबिक शनिचर सुबह 7 बजे शुरू होगा मैच। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 में अब तक नहीं हारी है टीम इंडिया। लीग राउंड के पहले मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी दी थी 100 रन से मात।